रेत माफिया, शराब माफिया, ये तमाम ऐसे शब्द सुने होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में एक नया माफिया पनप चुका है और इस माफिया का नाम है अनाज माफिया, या यूं कहें राशन माफिया। ऐसा माफिया जो गरीबों के राशन तक को नहीं छोड़ता है, उनके हक पर वो अपना डाका डालता है। माफिया इसलिए कि संगठित तरीके से पूरे सांठ-गांठ करके प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है चोरी छुपे से। और शासन की तमाम जो योजनाएं रहती हैं, जिसमें ऊपर बैठे सरकार के जो नुमाइंदे, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेता हैं, वो सोचते हैं कि हमने जनता तक इतना तादाद में राशन पहुंचा दिया। कोरोना काल में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि सरकार सोच रही थी कि हमने भारी मात्रा में जनता तक राशन पहुंचा है, गरीबों तक राशन पहुंचा है, वो कम से कम सुकून में रह रहे होंगे। लेकिन अब जो परत खुल रही है, उससे पता चल रहा है कि ये राशन माफिया ने इसमें भी सेंध लगा दी है। इंदौर में लाखों रुपए के राशन घोटाले का खुलासा हुआ है और प्रशासन यहां पर हरकत में आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में प्रशासनिक हरकत का सबब है, या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो सख्ती बरती है उसके तहत यहां पर अपनी फेस सेविंग एक्सरसाइज है? क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम अधिकारियों को अब नपने का खतरा भी दिखाई दे रहा है। परत दर परत खंगोलने की कोशिश करेंगे, परत दर परत जानने की कोशिश करेंगे आखिर सच्चाई क्या है इस राशन माफिया की। और इसलिए हमने बेहद ही खास पैनल इस समय स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मैं उनका तारुफ आपसे कराता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक श्री रमेश शर्मा जी। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री बृजभूषण नाथ जी हमारे साथ मौजूद है। बृजभूषण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किशन सूर्यवंशी जी। किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विषय बहुत ही गंभीर है, इसलिए मैं सबसे पहले रमेश जी आपसे समझना चाहूंगा, आखिर ये राशन माफिया कैसे पनप गया? देखिए, मोटे तौर पर जब से सरकार ने ये योजनाएं लागू की कि वो 1 रुपए किलो गरीबों को राशन देंगे तब से ये पनपना शुरू हुआ। फर्जी राशन कार्ड बनाए लोगों ने, खाद्य विभाग और दुकानदारों ने, और सीधा ये जाकर के बाजार में जाकर के पैकेज में बिकना शुरू हुआ इसका। और बीच में तो एक ऐसा इसका नेटवर्क डेवलप हो गया था कि राशन की दुकान से चक्की पर जाता था और पिस करके सीधा वो होटलों में पहुंचता था। तो मोटे तौर पर वो जो फर्जी राशन कार्ड बनना शुरू हुए, और ये आज सरकार ने इस बात को पकड़ा है और ये बहुत बरसों से ये चल रहा है। और मैं समझता हूँ प्रदेश के और देश के हर नगर में इस तरीके से चल रहा है। काफ़ी कुछ दिन पहले झारखंड में भी इस तरह का माफिया सामने आया था, उत्तर प्रदेश में सामने आ चुके। तो कुल मिलाकर के जो गरीबों को 1 रुपए किलो सरकार की योजना, सरकार कोई भी हो वो गरीबों के लिए सोचती है, तो उनके पेट में से छीन करके, उनको कम दे करके, उनके फर्जी नाम जोड़ करके ये जो गल्ला उठाना और उसको बाजार में बेचना, ये इस तरीके का पूरा षड्यंत्र है जो बरसों से चल रहा है। और सरकार ने अगर इसको उजागर किया है तो सरकार को साधुवाद देना ही चाहिए। बिल्कुल साधुवाद देंगे सर, लेकिन खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग होता है सरकार में और इसके तमाम अधिकारी होते हैं। इसका निगम भी है, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम भी है, मतलब बड़ा लंबा चौड़ा अमला है, उसके तमाम प्रमुख सचिव भी हैं, बड़ा प्रशासनिक तंत्र भी है। आखिर ये करता क्या है? क्योंकि हमने ये पहली मर्तबा नहीं, आप खुद बता रहे हैं, लंबे समय से ऐसा चल रहा है। गरीबों के जो हक पे डाका डाला जा रहा है, गरीबों को जो अनाज दिया जाता है वो सड़ा हुआ होता है, उसमें मोटे मोटे पत्थर निकलते हैं, ये हमने कई बार देखा है। बोरियां सड़ी हुई मिलती हैं और उनके लिए जो राशन भेजा जाता है वो खुले बाजार में चुपचाप बेच दिया जाता है। ये सामान्य तौर पर सर एक व्यक्ति की करतूत तो हो नहीं सकती, पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। निश्चित रूप से इसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। बेईमान किस्म का जो व्यापारी और भ्रष्ट किस्म का जो अफसर है, इनकी हमेशा से युति रही है। सरकारें ऊपर से आती और जाती है। जो मैंने हमेशा कहा है कि केवल 30-32 मंत्री बदलने से या 150-200 विधायकों के बदल जाने से सरकारें नहीं बदलती। सरकार का जो तंत्र है, जो सिस्टम खड़ा किया था अंग्रेजों ने जनता का शोषण करके पैसे को इकट्ठा करने का, वो सिस्टम बरकरार है। और ये बिना फूड डिपार्टमेंट के मिली भगत के, बिना कलेक्ट्रेट की मिली भगत के ये संभव नहीं होता। कहीं ना कहीं कलेक्टर फूड ऑफिसर का भी इंचार्ज होता है। तो इसमें पूरा नेटवर्क इन्वॉल्व होता है, किसी एक आदमी के बस का काम नहीं है। और कोई चाहे भी तो इसको उधेड़ नहीं सकता, व्यक्ति किनारे कर दिया जाएगा। किशन जी, कलेक्टर की बिना जानकारी के, बिना अगर उसकी लापरवाही ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इंदौर कलेक्टर की अगर हम पीठ थपथपाने का यहाँ पर अगर हम बोलें कि चलो पीठ थपथपाई जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि उनकी मौजूदगी में, उनके रहते ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि ये उन्हीं के कार्यकाल के दौरान की बात है, पहले की बात तो है नहीं। कोरोना के काल में इंदौर कलेक्टर वहां पे थे और तमाम आपके अधिकारी भी मौजूद थे। 15 साल से सरकार भी आपकी थी, तो क्यों नहीं? हम ये नहीं कह रहे कि सरकार की मंशा कुछ और है, लेकिन अगर आपके अधिकारी इस तरह से हरकतें कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है? घोटालेबाजों को निश्चित तौर पर आपने कार्रवाई की, उनके बुलडोजर भी चला रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की किशन जी? आशुतोष जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अभी मामला प्रकाश में आया है,
इस पर सरकार ने बहुत ही गंभीरता से कार्रवाई की है। रासुका जैसी धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। इन अधिकारियों के खिलाफ भी प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। और कोई कितना ही बड़ा कर्मचारी अधिकारी क्यों ना हो, जिसने ये गंभीर अपराध किया है उसको सजा मिलेगी। आपने कहा कि हमारी सरकार में कलेक्टर को ये देखना चाहिए था, तो आप ये देखिए कि सरकार की मंशा थी कि गरीबों को इस कोरोना काल के दौरान अनाज मिले, उनको किसी प्रकार का संकट ना हो। इस मंशा से सरकार ने अनाज और जितने प्रकार की सहायता गरीबों को हो सकती वो देने का प्रयास किया। इसमें कुछ जो चालबाज लोग होते हैं, बदमाश लोग होते हैं, जो माफिया तंत्र होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस प्रकार के लोग समाज में आज नहीं है। समाज में ऐसे लोग हैं जो आज भी गरीबों के राशन को डकारने का काम करते हैं। पर आप देखिए कि यही हमारा प्रशासनिक तंत्र, यही हमारी सरकार की मंशा के अनुरूप ऐसे लोग पकड़े भी जाते हैं। नहीं, किशन जी देखिए, मुख्यमंत्री जी ने सबसे कम मिनट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी कल, 3 मिनट की मात्र। साफ तौर पे कहा था कि माफिया कहाँ है, किधर, आपको मालूम है, कार्रवाई करें। ठीक है, इससे पहले भी हमारी आपसे चर्चा हुई थी जब मुरैना में 25 लोगों की मौत हुई थी। आबकारी विभाग सीधे तौर पर उसके लिए जिम्मेदार था, लेकिन आबकारी आयुक्त को छोड़ दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और यहां पर एक बार फिर गरीबों का राशन डकार दिया गया है। जिन्होंने घोटाले के, निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होनी है, उन पर प्रकरण भी दर्ज किया गया, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी ऐसा घोटाला ना हो, अब उन गरीबों तक जो है राशन नहीं पहुंचा, उनके बच्चे भूखे रहे होंगे, उनके जो औरतें जो है परेशान होकर अपने घर परिवार में उनके तंगी हुई होगी, परेशानी हुई होगी, जो मानसिक तनाव उन्हें झेला होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि गरीब है, उनकी कोई वॉइस नहीं, उनकी कोई आवाज नहीं है। जब तक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आप नहीं करेंगे, आपकी सरकार सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, तो ऐसे तो जो घटनाएं होती रहेंगी। और फिर जो है 420 और इस तरह की धाराएं जो है, जिन्हें दोषी पकड़े जाए, 1-2 पे कार्रवाई कर दो। आशुतोष जी, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि इस पूरे मुहिम में सरकार ही तो रोल में है। शिवराज जी तो कह रहे हैं कि जितने भी प्रकार के माफिया हैं उन पर कार्रवाई करिए, ये गंदगी हमें साफ चाहिए। तो ये सरकार की मंशा अनुरूप ही तो सारा काम हो रहा है। भूषण जी के पास से पहले रमेश जी से एक और कमेंट में लूंगा। सर, कार्रवाई जो है बिना अधिकारियों को यहाँ पर एक नजीर पेश किए क्या संभव है? ये बिल्कुल सही है कि अधिकारी के नज़ीर तो आना ही चाहिए। आपने जिस मुरैना कांड का नाम लिया, उसकी जांच करने के लिए राजौरा जी गए थे। उन्होंने पुलिस और आबकारी विभाग पर बिल्कुल साफ लिखा है कि इनकी लापरवाही के कारण ऐसा हुआ। तो पुलिस वालों पर तो कार्रवाई हुई, आबकारी वालों पर कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी बिल्कुल भी नहीं हुई। तो निश्चित रूप से इस पर सब विचार होना ही चाहिए। बिल्कुल। ब्रजभूषण जी, हालांकि जो तमाम जो है मीडिया रिपोर्ट्स आई उसमें मुताबिक जो पकड़े गए उसमें मुख्य आरोपी आपकी सरकार के मंत्री रहे, उनके करीबी बताए जा रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं घोटाले का भी कहा जाता है सब संरक्षण मिला है। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी से किस तरह से देख रही है? सबसे पहले तो कलेक्टर मनीष सिंह जी को बधाई देता हूं कि उनने ये कार्रवाई करने का हिम्मत जुटाई। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि आज इंदौर जैसे शहर जो पूरा जागरूक शहर है, पढ़ा लिखा शहर है, अगर वहां पे 2555 क्विंटल अनाज गरीबों को बंटने वाला, बीपीएल कार्ड के, जो कोरोना काल में पूरे बड़े बड़े वादे किए गए कि कोरोना के संकट में लोग अपने घर में रहें, उनको अनाज की व्यवस्था की जा रही है, उसका अनाज खुद हड़प जाएं। और वो हड़पने में कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, ये वो इंसान है जो किसी के भी मरने पे जश्न मना लें। मेरा तर्क ये सीधा सीधा है कि बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं। आपको क्या ये नहीं मालूम कि टीआई की नज़र में जो थाना प्रभारी होता है उसकी नज़र में हर चीज़ रहती है। उसको ये भी मालूम होता है कि कौन सी राशन की दुकान से कौन से गरीब को अनाज मिला है और कौन से गरीब को अनाज नहीं मिला। इंदौर में 80 लाख का घोटाला हो गया। 80 लाख का अनाज जो गरीबों के मुंह का निवाला था वो लोग, कुछ लोग मिलके खा गए। और इसमें जिला खाद्य नियंत्रक मिस्टर मीणा, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा मतलब है कि जो आरसी मीणा पे कार्रवाई किस प्रकार की, जिस प्रकार की कार्रवाई व्यापारी पे हो रही है, जिस प्रकार की कार्रवाई आम लोगों पे होती है, उसी की प्रकार की कार्रवाई आप पद से, नौकरी से निष्कासित कर दो, उस पर कार्रवाई नहीं, उसको भी जेल में डालिए। जब तक आप सजा का प्रावधान कड़क नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश में ऐसे ही होता रहेगा। अभी इंदौर की बात है, मध्य प्रदेश में आप पूरे प्रदेश में 52 जिलों में जांच कराइए, कलेक्टर को निर्देश दिलवाइए
कि एक एक जो बीपीएल कार्ड में जो कोरोना काल में जिसको अनाज मिलना था, मिला कि नहीं भूषण जी, मिला। आपने तो प्रशंसा कर दी, लेकिन फिर मैं रमेश जी के पास पहुंचूंगा। रमेश जी, जब ये कोरोना के वक्त राशन बंटवाने की जिम्मेदारी थी, कलेक्टर तो सबसे बड़ा नोडल ऑफिसर होता है किसी भी जिले का, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वही होता है उसी के। और उस समय जब तमाम जो चीजें बंद थी, तमाम जो हमारे जो जनता थी वो घरों के अंदर बंद थे, तो ज्यादा को काम तो था नहीं, जनता तक राशन पहुंचाना था और जरूरी स्वास्थ्य सेवा मुहैया करानी थी। ऐसी स्थिति में कलेक्टर ने मॉनिटरिंग नहीं की, या किस तरह से घोटाले सामने, और अभी तो फिलहाल इंदौर का सामने आया, और भी कई जिलों में से जो घोटाले सामने आ सकते हैं, तो क्या हम कलेक्टर को बृजभूषण जी की जो है जो प्रशंसा भेज दें, या फिर वाकई में वो भी यहाँ पर कटघरे में है? देखिए, मोटे तौर पर कहीं ना कहीं उन्होंने चूंकि उजागर किया है इस बात के लिए, तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि कोरोना काल में जो मॉनिटरिंग उन्होंने ढंग से की है वो ढंग से नहीं की है। और मोटे तौर पर कलेक्टर अचानक आसमान से उतर के नहीं आता है। मनीष सिंह अलग अलग विभागों से होकर के वो अच्छी तरीके से इस बात के जानकार होंगे कि गरीबी रेखा के जो बीपीएल कार्ड हैं, बीपीएल कार्डों में कितना भ्रष्टाचार होता है और कितना फिगर है और कैसे उसमें नाम डले हुए हैं, तो ये उनकी जानकारी में जरूर होगा। उन्होंने ठीक से इसकी मॉनिटरिंग नहीं की। मॉनिटरिंग करने के बाद ये भी पता नहीं लगाया होगा, क्योंकि फूड ऑफिसर ने जो रिपोर्ट दे दी होगी उन्होंने दस्तखत करके ऊपर भेजा होगा। एग्जैक्टली सर, वही मैं उस पर आ रहा हूं। तो कि एक सिस्टम को डेवलप किया जाना एक आईएएस अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है। उन प्रशासनिक अधिकारी को जो मोटी फीस दी, मोटी जो है सैलरी दी जाती है, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। लाल फीताशाही कहा जाता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आसानी से नहीं हो सकती। तो कोई भी अगर योजना आती है तो सबसे पहले सिस्टम डेवलप किया जाता है कि साहब त्रुटि रहित, भ्रष्टाचार रहित ये सिस्टम कैसे वहां से वहां तक पहुंचे, और उसमें कहीं ना कहीं चेकमेट्स वहां पे लगाए जाते हैं कि भाई अगर ऐसा नहीं पहुंचा तो मैं कहां पर चेक कर लूंगा। तो यही तो और जिम्मेदारी होती है। निश्चित रूप से ये सिस्टम चूंकि कलेक्टर ने नहीं बनाया, तो मोटे तौर पर फूड ऑफिसर के कागज पर दस्तखत करके उन्होंने मान लिया, तो इस तरीके से इसको प्रोत्साहन मिला। मैं कहना चाहूंगा इस समय भाजपा के प्रवक्ता जी से भी और कांग्रेस के प्रवक्ता जी से भी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मामलों को राजनीति से का अलग हट करके मॉनिटरिंग जनप्रतिनिधि की होना चाहिए। जो बाढ़ का पार्षद है वो किसी भी दल का हो सकता है, जो विधायक है वो किसी भी दल का हो सकता है, सरपंच टाइप व्यक्ति किसी भी दल का हो सकता है, और इस तरह के जो पढ़े लिखे लोग हैं, खासतौर से जो इंजीनियर हो सकते हैं, जो और पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं, कार्यकर्ता, उनको इससे जोड़ा जाए ताकि मॉनिटरिंग हो। जन भागीदारी इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत जरूरत है। किशन जी, अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, माना कि आपकी पार्टी की कुछ बाध्यता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आप लोग कहते हैं कि पार्टी विद द डिफरेंस, आप सभी प्लेटफॉर्म पे बात उठा सकते हैं। तो क्या आपको जरूरी नहीं लगता कि गरीबों का इतने बड़े तादाद में जो अगर हक मारा गया है तो यहाँ पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, यहाँ पे उदाहरण पेश किया जाना चाहिए था। जैसे खुद रमेश जी ने बताया, आबकारी विभाग सीधे तौर पर जिम्मेदार था, आबकारी आयुक्त को लोग क्या इसके लिए भी हटाया नहीं जा सकता कि 25 लोगों की मौत हो गई? क्या आबकारी आयुक्त की जिम्मेदारी नहीं थी यहाँ पर देखने की, जिसका मुख्यालय ग्वालियर था और मुरैना में मौत हो रही है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं होती है? यहाँ भी अधिकारी जो है बच रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ पे फेस सेविंग है। मुख्यमंत्री कहते हैं शराब माफिया पे कार्रवाई करें, तो अचानक से सभी जगह पर पुलिस वालों को और आबकारी विभाग को भट्टियां नजर आने लगती हैं अचानक से, और अचानक से सब टूट पड़ते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री जी की हरी झंडी का इंतजार कर रहे थे, या मुख्यमंत्री जी कहेंगे भैया कार्रवाई करो? आप जनप्रतिनिधि हो, आप आईएएस अधिकारी हो, आप राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो, अलग से कसम खा के आते हैं, तो क्या आपको जिम्मेदारी आपको दिखाई नहीं देती? और अगर ऐसे अधिकारी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं किशन जी, तो सरकार में जो आप बैठे हुए हैं उनसे जनता उम्मीद करेगी। अगर आप भी उनको संरक्षण देंगे और इस तरह से कहेंगे हाँ ठीक है, टीका टिप्पणी करके हमने आपको टीका कर दिया, नाम मात्र की कार्रवाई कर दी, बहुत अच्छा है कि अखबार में सुर्खियां छप गई। किशन जी, आशुतोष जी, मैं बता देता हूं कि सरकार की मंशा से ही सारे माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है। भाई मुख्यमंत्री जब स्वयं कह चुके हैं कि माफिया कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, उस पर प्रशासनिक कार्रवाई ठीक ढंग से करिए, उसको प्रशासनिक माफिया पे कब कार्रवाई होगी? सुनिए बता रहा हूँ। और जब सरकार, मुख्यमंत्री जब प्रदेश का मुखिया ही कह चुका है कि हमें ये गंदगी समाज से साफ करना है, तो स्पष्ट संदेश है कि सरकार चाहती है कि किसी भी प्रकार के लोग जो एक प्रकार से माफिया तंत्र का काम करते हैं, गड़बड़ी करने का काम करते हैं, चाहे फील्ड कोई सी भी हो सकती है, वो चाहे राशन की हो चाहे शराब माफी, फील्ड कोई सी भी हो सकती है, जो इस प्रकार से गंभीर अपराध कर रहे हैं, षड्यंत्र पूर्वक कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री स्वयं दे चुके हैं। आप देखिए कि पहले किस प्रकार की व्यवस्था थी। पहले देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपए पहुंचाता हूं, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में जो लीकेज थे, वो लीकेज को आज डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत सीधे बेनिफिशियरी के खाते में भी पैसा जाने लगा है। यहां तक हमारा सिस्टम अपडेट हुआ है सरकार की मंशा के अनुरूप। तो हमें इस पे भी देखिए प्रशंसा करनी पड़ेगी कि पहले जो 15 पैसे, अब 85 पैसा कहां जाता? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, मुझे तो समझ करप्शन की नहीं, रेट चढ़ रहा किशन जी, मैं आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात समझ लगी कि जनता को समझाते हैं। जनता समझिए, देखिए
एक तरफ तस्वीर आती है गरीबों को उनका अन्न नहीं मिल रहा है, उनको अनाज नहीं मिल रहा है। दूसरी तस्वीर अब से कुछ महीने बाद आएगी कि अन्न जो है बारिश में सड़ रहा है, उन तक नहीं पहुंच रहा है। फिर तीसरी तस्वीर आ गई कि अन्न में घुन लग गया है, करोड़ों का माल जो है नष्ट हो गया है। उस समय आपको बड़ी पीड़ा होती होगी कि भूख से तड़प तो आप गरीब दिखाई देते होंगे, अन्न के एक एक दाने के लिए मेहनत करते हो आप तो मजदूर दिखाई देते होंगे। वहीं दूसरी ओर तस्वीर दिखाई देती होगी कि किस तरह से अन्न को सड़ाया जा रहा है, और उसके बाद वही अधिकारियों को कहते हैं साहब हम जांच कर रहे हैं, हम कार्रवाई जरूर करेंगे। और ऐसे में हम सोचते हैं साहब जांच हो रही है, अब कार्रवाई होगी। ये जांच कभी पूरी होती नहीं है, कभी कभी लगता है कि जांच का मतलब आंच नहीं। और यही वजह है कि ब्रजभूषण जी आपसे पूछने को मजबूर होना पड़ रहा है कि चूंकि आपकी सरकार के पुराने नुमाइंदे मंत्री के करीबी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए कांग्रेस की इस मुद्दे पर जो प्रहार क्षमता है वो भोतरी नजर आ रही है, खोखली नजर आ रही है, आक्रामक कहीं दिखाई नहीं दे रहे आप लोग। क्या आपको लगता है कि तो नाम बता दें नहीं, पूर्व मंत्री का, कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस का बचाव कर रही है नहीं या कोई नहीं? कांग्रेस अपनी विपक्षी जी, भूमिका बिल्कुल नहीं निभा नहीं। रही है। हम ये कह रहे हैं कि जो भी दोषी है कांग्रेस, मैंने आप इसके पहले भी आपसे कहा, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे भारतीय जनता आप लोग तो पार्टी पैरेलल जांच का, तक भी हमें पहुंचा ये देते कह रहे हैं आप तो पैरेलल जांच तक भी पहुंचा दीजिए यहाँ पर। वहां भी जाएगा, लेकिन पैरेलल जांच के अलावा आप तो जैसे दिखाते हैं ना, तो परंपरा रही है आपकी। आदरणीय भाई साहब ने कहा कि इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि छोटा जो कार्यकर्ता है उसको आप जांच में बिठाइए। एक्चुअल में वो जानता है कि हो क्या रहा है गड़बड़, बड़े आदमी लोग नहीं जान पाते। अब बड़ा अधिकारी जांच करके जाएगा, रिपोर्ट देगा, लिख देगा, उसे क्या मालूम। आप तो नीचे मालूम करिए कि मध्याह्न भोजन कैसे नहीं पहुंच रहा। आप ये मालूम करिए कि अनाज वेयर हाउस में अनाज कैसे लोग सड़ा रहे हैं। आप ये मालूम करिए कि वेयर हाउस में पानी डाल के कैसे अनाज गीला किया जाता है। ये जो भ्रष्टाचार, आखिर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी से कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी डरता क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है। अगर डर होता तो प्रदेश में ये कुशासन ना होता, ये बलात्कार ना होते, ये मध्याह्न भोजन लगातार सुचारू रूप से बढ़ रहा होता। ये जो आज पकड़ में आया है, जब अप्रैल महीने में, उनके बारे में सोचिए जिसको घर में 3-3 महीने के लिए कोरोना काल में आपने बंद कर दिया और वो बेचारा निकला नहीं, इस भरोसे कि हमें हमारी शासन, हमारे प्रदेश का मुखिया हमें अनाज देगा और अनाज गप करेगा। दूसरा लोग क्या कर रहे थे कोरोना काल में? देखिए बताएंगे 1 अप्रैल से ये घटना 1 अप्रैल के बाद की है सूर्यवंशी जी। अप्रैल में सूर्यवंशी जी ये घटना अब सूर्यवंशी जी ये घटना जबकि है, ये कब की घटना है? ये 1 अप्रैल के बाद जब कोरोना काल हुआ, जब आपने वाहवाही लूटना चाहिए, पूरे अनाज बांट दिए हमने जगह जगह। मैं गया हूँ, मैं हमारी कांग्रेस सरकार ने जगह जगह भोजन बंटवाया है। कहाँ थे आपके लोग? मैं मानपुर तक गया हूँ, मानपुर तक किसानों के लोगों ने ढाबे में, कांग्रेस की ढाबे, अरे मेरी सुनिए सूर्यवंशी जी, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं आपको ये बात मत करिए कि उनने क्या किया, उनने क्या किया। आप ये बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है? बलात्कार में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, शिक्षा में सबसे फोकस आप ये कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर निकलवाई शिवराज सिंह चौहान जी से कि आपका मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर क्या बचा है। केरला में आपके बच्चे की मार्कशीट डस्टबिन में फेंक देते हैं वहां के लोग। ये है मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर। शिवराज सिंह चौहान जी 15 साल में ये कर रहे थे। आज अगर कमलनाथ सुधारने आया तो आप लोगों ने षड्यंत्र करके लोगों को डरा धमका के, आपको इसी बात का डर था ना, आपको इस बात का डर था, आपको केवल इस बात का डर था, आपको भाई साहब इस बात का डर था हम पकड़े जाएंगे, हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए कमलनाथ सरकार गिरानी चाहिए आप लोगों ने। ठीक है रमेश जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग। इस पे मैं फिर से आपकी टिप्पणी ले चाहूँ क्योंकि बहुत ही कम समय बाकी बचा है। बारदाने का घोटाला होगा, बारदाने की कमी होगी तो खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में वहाँ पर है। राशन की कमी है, सड़ा हुआ अनाज दिया जा रहा है। और अभी कुछ समय पहले बालाघाट में जिस तरह से राइस मिलर्स का एक बड़ा घोटाला सामने आया था, उस वक्त भी गरीबों तक जो है सही जो है राइस नहीं पहुंचाया जा सका था, धान नहीं पहुंचाया जा सका था। ये मुद्दा क्या है? हम फिल्मों में देखा करते थे कि साहब एक राशन की दुकान पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो गरीबों को टरका रहा है। मिस्टर इंडिया की फिल्म का एक बड़ी जो थीम थी सर, वो भी कहीं ना कहीं इसी राशन की दुकानों पर आधारित थी। एक बड़ी फिल्म, सुपरहिट फिल्म बन गई। हमारे देश में इस पर फिल्म तो सुपरहिट हो जाती है, लेकिन इस पर नसीहत लेकर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्योंकि लंबे समय की बात है, कोई 15 साल पुरानी बात नहीं है। मुझे लगता है कि देश जब से आज़ाद हुआ तब से ये राशन की दुकान और ये कंट्रोल की दुकान और उसके बाद तमाम ये घोटाले, ये सिस्टम डेवलप नहीं किया जाता है या डेवलप किया जाना ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना इसकी आड़ में बड़ा भ्रष्टाचार का तंत्र है जो ऊपर से नीचे तक इन्वॉल्वमेंट है उसका। मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि ये जो साफ सफाई हो इसका कोई तंत्र
आज़ादी के बाद डेवलप करने की कोशिश ही नहीं हुई। उसका कारण ये था, अगर आप अंग्रेजों के समय का इतिहास पढ़ें, उन्होंने योजना पूर्वक जान करके लोगों में भुखमरी जैसा माहौल बनाया, खेती को ढंग से डेवलप नहीं करने दिया। उसके पीछे कारण ये था कि उनको नौकर चाहिए थे, उनको मजदूर चाहिए थे, और वो अपने पूरे दुनिया में भारत से मजदूर लेकर के गए। ऐसी स्थिति में जो गरीबी का डेवलपमेंट उन्होंने किया कि गरीबी यहाँ पर जितनी ज़्यादा हो, भुखमरी जितनी ज़्यादा हो, तो कहीं ना कहीं उस सिस्टम को बदलने का आज़ादी के बाद कोई सिस्टम नहीं बना। और उसमें जो कहने के लिए ये योजनाएं बहुत अच्छी लगती है कि हम गरीब को राशन दे रहे हैं, हर सरकार ने किया, कांग्रेस ने भी किया, भाजपा भी कर रही, उसमें कोई सरकार अलग नहीं। लेकिन वो जो तंत्र था, अंग्रेजों का तंत्र था, वो बेईमानियों और भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, और 1 रुपया दिखा करके कम अनाज देना, ये इसमें डूबा हुआ था। अब जो समय चला गया आशुतोष जी, वो चला गया। अब मैं समझता हूँ सरकारों को जागृति आनी चाहिए और एक सिस्टम डेवलप करें, और कहीं ना कहीं ये जो जितने भी इसमें छेद हैं, जो बेईमानी होने के छेद हैं, अनाज को सड़ा करके, कम सड़ा करके ज्यादा दिखाना, अच्छे अनाज को सड़ा करके सस्ते में बेचना, ये जो पूरा का पूरा माफिया सड़ाने का गणित भी है, भूषण जी कहीं ना कहीं शराब माफिया से जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप तौर पे इतना बड़ा फ्रॉड भ्रष्टाचार है। आप ये देखिए, बड़े विचित्र बात मैं आपको बता रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी एमएसपी पे 1925 रुपए में गेहूं खरीदते हैं। बाजार में यह गेहूं आम आदमी को 22 रुपए में मिलता है। लेकिन आपको एक सी घटना बताऊं कि इंदौर में चक्की आटा 19 रुपए में मिल रहा है। ये अनाज, ये आटा, शुद्ध आटा पूरे इंदौर की बड़ी बड़ी किरानों की दुकान पे 19 रुपए में कैसे मिल रहा है? साहब, इसी को पकड़ लो, मालूम पड़ जाएगा हो क्या रहा है। जी, मैं अपने मित्र से, भाई से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं बेहद सादगी से। देश में जब सबसे बड़े भ्रष्टाचारों की अगर किसी ने शब्द सुने हैं, तो चाहे 2G घोटाला हो, और कॉमनवेल्थ घोटाला हो, जीप घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, और जब देश का प्रधानमंत्री ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, ये कहते थे कि मैं 1 रुपये पहुंचाता हूँ और 15 पैसे नीचे पहुंचता है, एक बात। दूसरी बात, देश की लोकसभा के अंदर इतिहास में पहला ऐसा मामला है जब देश के प्रधानमंत्री पे उन्हीं के पार्टी के सांसद ने आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का, नेहरू जी पर, उन्हीं की पार्टी के सांसद ने लगाया था लोकसभा के अंदर। मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री ने, उनके पिताजी भ्रष्टाचार में जेल गए थे। तो इसलिए जो जड़ें आपने यहाँ पर छोड़ी हैं, जितना बड़ा वट वृक्ष भ्रष्टाचार की फैला है, इसकी जड़ें भी काटी जाएंगी, ये पेड़ भी सूखेगा, और इसमें जो भी लिप्त होंगे वो अंदर भी जाएंगे। तो आप कब तक सूर्यवंशी जी, कब तक सूर्यवंशी जी? मुख्यमंत्री ने कहा ना, ये गंदगी हमें साफ चाहिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से हमारा भी सवाल है, कितने साल चाहिए? कितने साल चाहिए? नहीं, वो आप साल पे तो आप भी जिम्मेदार हैं। गरीबी हटाओ का नारा तो आपने भी दिया था, मैं बताना चाहता इंदिरा हूं। गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीब बैठ। मैं तो एक सवाल और लेना चाहती हूँ कि ठीक है, परिप्रेक्ष्य अब चूंकि आप लोगों के माध्यम से स्तर बहुत ऊपर हो चुका है इस डिबेट का, और मैं चाहता हूँ अंतिम में एक बड़ी हम सवाल उठाएं, जनता के सामने एक विचार रखें कि अक्सर हमसे कहा जाता है, मैं दर्शकों से पूछना चाहूंगा, देखिए आपको कहा जाता है कि पानी की कमी है, ये बताया जाता है कि देश में पीने के पानी की कमी है, और जैसे ही गर्मी आती है तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आने चालू हो जाती है। लेकिन कभी आपने देखा है कि कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, तमाम कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनकी आपूर्ति में कोई कमी आती है? आपको बता दें कि करीब 40 लीटर पानी खर्च होता है 1 लीटर कोका कोला, पेप्सी, इस तरह की कोल्ड ड्रिंक बनाने में। 40 लीटर हमारे देश का पानी है, वो विदेश से नहीं आता है। ये हमारे देश का ही पानी होता है जो इस्तेमाल किया जाता है। जिस अनाज को हम कहते हैं कि हमारे पास अनाज की कमी है, हमारे पास खाद्यान्न की कमी है, गरीबी की, हमें दिखाया जाता है कि भूखा नंगों का देश है, उसी देश में लाखों टन जो है अनाज सड़ता है। और फिर शराब में कभी कोई कमी आई दिखी है? हमेशा शराबी की दुकान में इजाफा होता है, किसी भी सरकार आ जाए, कांग्रेस की आ जाए, भाजपा की, शराब की दुकानों में इजाफा होता रहता है, शराब की रेट्स बढ़ती रहती है। और आपको बताते हैं कि कहीं ना कहीं सड़ा हुआ अनाज और ये पानी का इस्तेमाल होता है। आपको 1 लीटर शराब बनती है उसकी, और उसकी बड़ी महंगे दामों बनती है। तब ना तो अनाज की कमी कहीं दिखाई देती है, कभी कोई शराब की कंपनी रोती है कि सब अनाज की कमी दिख रही है, पानी की कमी दिख रही है, चुपचाप काम चलता है लाखों करोड़ रुपए का। और यही वजह कि हमारे देश में ना तो कभी अनाज की कमी रही थी, जो रमेश जी बता रहे हैं, एक तरह से अंग्रेजों ने जो हमारी मानसिकता में ठूस दिया कि साहब ये तो गरीबों का मुल्क है, और हम ये मान रहे हैं कि साहब बहुत गरीबी है, हम भाग रहे हैं। और आप देखिए, कभी गौर कीजिए कि हमने कितना खाना जो है हम वेस्ट करने लग गए हैं, कितना अन्न को हम बर्बाद करने लग गए हैं। हम तमाम जो पार्टीज में जाते हैं, अन्न का कितना बर्बादी करते हैं, उस समय हमें याद नहीं आता कि कितना जो है अनाज की कमी है। अब देखिए, एक मानसिकता ठूस दी गई है, और हमारे देश के जो किसान हैं वो उपजा रहे हैं, खेत में पसीना बहा रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनकी कीमत को, उनकी मेहनत को सही जो है फसल का वो दाम नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ पर ये अराजकता का भी माहौल फैलता है।
सुप्रीम कोर्ट की भी सुनवाई नहीं होती है। ये एक बड़ा परसेप्शन है, ये बड़ा घोटाला, ये बड़ा साजिश है हमारे देश के खिलाफ रची गई है। और इसमें कहने का हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसके लिए हमने आज ये मुद्दा उठाया स्वदेश न्यूज पर, हमारे जो लाल फीताशाही है, जो अफसरशाही है, वो जिम्मेदार हैं। मैं रमेश सर से आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। सर, अगर ऐसी स्थिति है तो आम जनता क्या करे, कैसे इन अफसरशाहियों पर काबू कर पाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं वहां पे इन्वॉल्व होते नजर आते हैं। देखिए, मोटे तौर पर इसमें सबसे पहले तो आम जनता में जागरूकता की जरूरत है, उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि आम जनता भी अपनी छोटी सी जरूरत पर भी सोचता है कि शॉर्टकट मिल जाए उसको। ये कहीं ना कहीं उसके ब्लड में आ गया है। मंदिर भी अगर जाएगा तो कहेगा कि मैं 4 केले चढ़ाऊंगा, मेरा लड़का पास हो जाए। ये जो बात आ रही है कि देन लेन करके मेरा काम हो जाए, मैं समझता हूं जनता को खुद को भी इस बात से उभर करके आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा अफसरों के भरोसे या सरकार से जो अनुदान मिल रहे हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के बजाय अपने पुरुषार्थ पर और अपने परिश्रम पर, जो भारत की सही पहचान है, पुरुषार्थ से आगे बढ़ना, परिश्रम से आगे बढ़ना। तभी तो हम विश्व गुरु थे, तभी तो हम सोने की चिड़िया थे। भारत में कोई सोना बनाने की फैक्ट्रियां नहीं थी, ना सोना खदानें थी। यहां से जो सामान जाता था उसके बदले में सोना जहाजों में आता था। ये था पुरुषार्थ पर, बाहुबल पर, बुद्धि बल पर, कौशल पर, इन दक्षता पर। वो विकास समाज को भी आना पड़ेगा, तब ये भ्रष्टाचार, समाज की जागृति के बिना आशुतोष जी मिटेगा नहीं ये भ्रष्टाचार। बिल्कुल, चलिए ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे यहाँ पर हम बातचीत को अभी फिलहाल विराम दे रहे हैं। लेकिन अगर भूषण जी, अगर आपकी पार्टी अगर इसमें कहीं ना कहीं अगर पूर्व मंत्री जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उनको भी सामने आना चाहिए कि देखिए इस तरह की मीडिया रिपोर्ट सारी, मैं कुछ कटिंग्स आपको दे दूंगा, वो खुलकर सामने बोले कि देखिए साहब, अगर मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा कर रहा है और पता था तो फिर वो क्या कुछ उन्होंने अब एक्शन लेने वाले, वो भी सामने। और किशन जी, आपकी सरकार है, आपको किसी ने नहीं रोका है। अगर बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये देखिए ये मैसेज क्लियर रहता है आपको भी और सबको, जनता को क्लियर रहता है। ऐसा बड़ों को कुछ नहीं होगा। जब तक उनका चल रहा था तब तक ठीक चल रहा था, ऊपर से डंडा हुआ तो छोटे से अधिकारी नप गए। ये आशुतोष जी, इसमें जो भी दोषी होगा नहीं बचेगा। चलिए ठीक है, अगली डिबेट में हमारे पास जरूर आएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये बात अपने पार्टी संगठन पर और सत्ता तक भी पहुंचाएं और इस पर कार्रवाई जरूर कराएं। अगले डिबेट में हम इसी तरह के भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते रहेंगे। स्वदेश न्यूज स्वदेश की बात करेगा आशुतोष के साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।